Everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video I will discuss the topic number 8, that is freebies politics in India. ठीक है, ये हमारा एसे नंबर 8 है। फर्स्ट 7 ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एसे ऑफ 2023 के नाम से आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जाके सर्च कर लो। और ये जो एसे सीरीज़ है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, जो आपका होने वाला है। तो रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपको प्रिपेयर रहना है बेसिकली एसे के लिए, क्योंकि एसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ना आपके, जो 60 नंबर का अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन है, तो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, मतलब सबसे मैक्सिमम मार्क जो वेटेज कैरी करेगा वो एसे पार्ट ही होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और अच्छे से करके जाने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कंटेंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल करंट इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ताकि आप जो एग्जामिनेशन में लिखो तो बिल्कुल वो करंट इशू को रिफ्लेक्ट करता हो। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो कंटेंट आपको दिया जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि आप इसको देखो और नोट डाउन कर लो। और इसका पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल का कुछ आपको फीचर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जो ये डिस्कस होता है ये वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इन सब ऐसे के अलावा भी जो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है अपने ऐसे का, अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है अपने ऐसे का, तो वहाँ पे आप जो ऐसे लिख के पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे सेंड कर दो ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं इवेलुएट कर देता हूँ, या किसी को भी टाइम मिलेगा उस ग्रुप में तो आपको को है जो इवेलुएट करके बता देगा। जो भी उसमें मिस्टेक्स होंगे आपके, वो आपको वहाँ पे रेक्टिफाई करके पॉइंट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर है, या कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे मेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रुप का कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक आपको है जो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर फ्रीबीज। ठीक है, पहले समझते हैं कि फ्रीबीज होता है क्या है, और आपके एग्जामिनेशन से के लिए इम्पोर्टेंट ये क्यों हो जाता है। देखो, जब जब भी इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में या स्टेट में, तो इसका जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीबी का, काफ़ी निकल के आता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो काफ़ी प्रोमिस करती हैं कि जैसे आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा, फ्री में साइकिल मिलेगा, फ्री में, ठीक है, सब्सिडी दिया जाता है, फ्री में बैंक अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को फ्रीबी बोलते हैं। और फ्रीबी में और सब्सिडीज़ में या ठीक वेलफेयर में बहुत माइनर फ़र्क होता है, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आप जब इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो फ्रीबीज़ के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट वही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस टू ऑफर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मंथली अलाउंस, ठीक है, टू अनएम्प्लॉयड, डेली वेज वर्कर्स एंड वुमेन, एज वेल एज गैजेट लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू सिक्योर द वोट बैंक ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब लोगों का जो है वोट लेने के लिए कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ठीक है, पैसा अकाउंट में आ जाना, ठीक है, लैपटॉप प्रोवाइड कराना, स्मार्टफोन प्रोवाइड कराना, ये सब ऑफर करती हैं ताकि उनको वोट मिले। देखो, ये सब अच्छी चीज़ें भी है। कहीं कहीं पे जो गरीब लोग हैं, जो लोग हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह, तो उनको एक एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाना अच्छी बात है। लेकिन पर्पस क्या होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि ये फ्रीबीज कहलाएगा, ठीक है, या फिर वेलफेयर कहलाएगा, ठीक है, या सब्सिडी कहलाएगा। इंटेंशन का फ़र्क है, आप किस इंटेंशन से जो है प्रोवाइड कर रहे हो और किस टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी फ़र्क डालता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रीबी कहने का मतलब जो फ्री में आपको अवेल कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द स्टेट्स हैव बिकम हैबिचुएटेड टू गिविंग फ्रीबीज बीट इन द फॉर्म ऑफ लोन वेवर्स। कभी कभी क्या होता है कि लोन माफ़ कर देना, ठीक है, जैसे वो आपने सुना होगा कि फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो देखो वो चीज़ सही है, लेकिन कभी कभी होता है इलेक्शन की वजह से जो है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो लोन माफ़ कर देती है। ठीक है, वो चीज़ गलत होता है। वो क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो आप सरकार जो खर्च करती है डे टू डे चीज़ों पे, उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हैम्पर करता है, मतलब बाधा बन जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ मतलब को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सपेंडिचर करना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आर डन अंडर पॉपुलिस्ट प्रेशर और विद द इलेक्शन माइंड में बी क्वेश्चनेबल। ठीक है, तो ये सब करना गलत बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे करना ये क्वेश्चन अपने आप में क्रिएट करता है कि क्यों किया जा रहा है इलेक्शन से ही पहले। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको डिफाइन करना होगा फ्री बीज को तो किस तरीके से करोगे, तो सीधा करोगे कि प्रॉमिस टू ऑफर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मंथली अलाउंस वगैरह लिखोगे। ठीक है, बट टू सिक्योर द वोट ऑफ द पीपल, ये आपको मेंशन जरूर करना है। फ्री में प्रोवाइड करना वेलफेयर का भी काम हो सकता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट को सब्सिडी जैसे प्रोवाइड करती है तो काम होता है कि भाई अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी का, जो नीचे दबके के लोग हैं उनका मतलब ऊपर आए वो लोग। ठीक है, इनइक्वालिटी कम हो, तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन वोट बैंक लेने के लिए वोट की वजह से करना ये आता है फ्रीबीज में। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बट गिवन दैट इन द लास्ट 30 ईयर्स देयर हैज बीन राइजिंग इनइक्वालिटी, सम काइंड ऑफ रिलीफ टू द पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज मे नॉट बी अनजस्टिफाइड। कहने का मतलब लास्ट अगर 30 साल में देखा जाए तो इनइक्वालिटी में काफ़ी जो है बढ़ावा हुआ है। इनइक्वालिटी कहने का मतलब कि जो अमीर लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं, तो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो गरीबों को ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है या उनको कुछ प्रोवाइड कर रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, ठीक है, तो वो अनजस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये वोट बैंक के लिए किया जाए तब ये जस्टिफाइड नहीं कहलाएगा, तब ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इनके फेवर में है कि फ्रीबीज क्यों बेहतर है, क्यों अच्छी बात है फ्रीबीज। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं पहले। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है फैसिलिटेट ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स विच शो दैट सम एक्सपेंडिचर आउटलेज डू हैव ओवरऑल बेनिफिट्स सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सपोर्ट टू एजुकेशन, इन्हांस्ड आउटलेज फॉर हेल्थ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पैंडमिक। देखो क्या आता है कि ये ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट करता है, मतलब इससे कैसे ग्रोथ होता है। अगर आप फ्रीबीज को ध्यान में रखा जाए तो इससे ग्रोथ कैसे होता है उसको हम समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि आपको पता होगा कि कम रेट पे जो है सब्सिडाइज रेट पे आपको जैसे जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये सब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी एक फ्रीबीज में आता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे गरीबों को इससे होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मार्केट में हायर प्राइसेस पे, जैसे फूड जो मतलब खाने का खर्च होता है, जैसे चावल महंगा है या दाल महंगा है, ठीक है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम आता है कि आपको मिनिमम 100 दिन का काम दिया जाएगा या 50 दिन का काम दिया जाएगा, आपको इतना मतलब वेजेस मिलेगा, वेतन मिलेगा, आप काम करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेसिकली काम करवाने के लिए नहीं करती, आपको प्रोवाइड करे कि आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिले। जैसे कि आप मनरेगा का एग्जाम्पल ले लो। मनरेगा जो है, ठीक है, मनरेगा जो है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो MG नरेगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का एक गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। इसमें 100 दिन के लिए आपको एम्प्लॉयड किया जाता है, आपको पैसा मिलता है। ठीक है, कुछ काम होता है जैसे कभी कुछ करवाना। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का जो आपको इंसेंटिव दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट, ये फ्रीबीज में नहीं आता है। ठीक है, इसको आप फ्रीबीज कम्प्लीटली नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एजुकेशन में आपको जैसे लोन प्रोवाइड किया जाता है कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे एजुकेशन लोन हो। ठीक है, या जैसे गवर्नमेंट आपको, जैसे बिहार में आपको पता होगा कि लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, एजुकेशन क्रेडिट कार्ड करके एक है स्कीम, एजुकेशन लोन जिसमें दिया जाता है, जिसमें जैसे 4 लाख तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लोन। तो ये सब जो है स्टूडेंट एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे पैसा फीस उनका ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये बहुत अच्छा मतलब एक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, जिससे डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली वही कहा गया। आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली जब कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी लोगों के पास पैसा आया था अकाउंट में। ठीक है, फार्मर्स के अकाउंट में पैसा आया था, तो बेसिकली वो एक तरीके से था उस टाइम पे काफ़ी कियोस था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी इनिशिएटिव लेती है। वो वोट बैंक के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो जो होता है
ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो बेसिकली ये पॉइंट था, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज गो लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स। वर्कफोर्स आपको समझाया था क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं, हमारे कंट्री में जो लोग वर्किंग ग्रुप में होते हैं ना, जो वर्किंग एज में होते हैं और जो काम करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्कफोर्स। बेसिकली जो एम्प्लॉयड लोग हैं या फिर नहीं भी हैं लेकिन जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं वर्कफोर्स, विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, द सेम गोज फॉर स्टेट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, बेसिकली ये सब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बूस्ट इंडस्ट्रीज। अब देखो, इसको समझने का आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड बिहार आर नोन फॉर गिविंग वुमेन स्विंग मशीन, साड़ी एंड साइकिल्स वगैरह। आपको पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट साइकिल प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, ठीक है, अगर आप पास करते हो। बट दे बाय दिस फ्रॉम बजट रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बजट रेवेन्यू का, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब क्या है कि ये क्यों इंडस्ट्रीज को बूस्ट करता है। जब इस तरीके का स्कीम को भी गवर्नमेंट लेकर के आती है, जैसे कि साइकिल प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब मशीन देना, स्विंग मशीन देना, मतलब जो कपड़ा सिलाई करने वाला जो मशीन होता है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, उनके बजट रेवेन्यू में होता है। बजट रेवेन्यू का मतलब उनके बजट में मेंशन होता है कि हम इस चीज़ पे इतना खर्च करेंगे, ठीक है, पहले से फिक्स होता है। अगर आप बजट में उस चीज़ को फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो आपको पता होता है गवर्नमेंट को कि हम इतना खर्च करेंगे। ये फ्रीबीज में नहीं आता है। फ्रीबीज कहने का मतलब आप बजट में आपने नहीं डाला है, आप इलेक्शन के टाइम पे आए, आपने बोल दिया कि अनाउंस कर दिया कि हम इतना प्रोवाइड करेंगे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है एक्सपेंडिचर के ऊपर। लेकिन आपने उसको बजट रेवेन्यू में इंक्लूड किया है, मतलब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है उतना पैसे को कि हाँ हम इस पर खर्च करेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। अब देखो, जो लोग साइकिल बना रहे हैं, जो इंडस्ट्री, जो कंपनी साइकिल बनाती है, ठीक है, अब उनको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इतने साइकिल को हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो वो उतना जो प्रोडक्शन होगा कंपनी का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा आपको, ठीक है, और ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसी तरीके से जो भी आपने प्रॉमिस किया तो वो कोई ना कोई कंपनी तो बनाती है ना, और उस कंपनी को पता है कि ये बजट रेवेन्यू का हिस्सा है, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इतना साइकिल जो हमें चाहिए, इतना मशीन हमें चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनी को भी प्रमोट करता है, कंपनी के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और अल्टीमेटली जो है आपके इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगा देखने को, अगर इस तरीके से सिस्टमैटिकली यूज़ किया जाए इसको तो, ठीक है। तो वही कहा गया बूस्ट इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि बूस्ट इकोनॉमी, ठीक है, बूस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सप्लाई यही पॉइंट है, इट कैन बी कंसिडर्ड अ बूस्ट फॉर द सप्लायर इंडस्ट्री एंड नॉट ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गिवन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन, ठीक है। इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और ये सप्लायर इंडस्ट्री को बूस्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। देखो, कभी कभी लोगों का एक्सपेक्टेशन हो जाता है गवर्नमेंट से कि हमें प्रोवाइड किया जाए, वही पॉइंट कहा गया है। In a country like India, where the states have or don't have a certain level of development, upon the emergence of elections, there are expectations from the part of people, ठीक है, लोगों की उम्मीद हो जाती है गवर्नमेंट से, ठीक है, which are met by such promises, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके का इनिशिएटिव लेती है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, moreover there are also comparative expectations when the people of adjoining or other states with different ruling parties गेट फ्री भी। सपोज करो बिहार में मान के चलो साइकिल लोगों को मिल रहा है, ठीक है, अब बगल में जो स्टेट है यूपी, उनको लग रहा है यार, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि बिहार में तो ऐसा गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, साइकिल प्रोवाइड कर रही है वुमेन्स को, गर्ल्स को, तो हमारे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट जो होगी उस पर एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर ये नहीं कि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं, हमें भी अपने लोगों को जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि हम लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन होता है ना लोगों का अपने आसपास के स्टेट्स को देख करके, तो ठीक है, एक तरीके का एक कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करता है गवर्नमेंट के बीच में, और उस वजह से, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है गवर्नमेंट फ्रीवीज जो है प्रोवाइड आपको करती है। लेकिन देखो, फ्रीवीज अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये तभी अच्छा है जब ये आपके वेलफेयर के लिए किया जाए और इसका इंटेंशन सही होना चाहिए ताकि ग्रोथ हो उससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हेल्प्स लेसर डेवलप्ड स्टेट।
अब जैसे कहता है कि जो लोग कम स्टेट जो जहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ही डाउन है, जैसे बिहार स्टेट है, ठीक है, यूपी है, इस छत्तीसगढ़ है, ये सब में काफ़ी कम लिटरेसी रेट है। तो ऐसे स्टेट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, जैसे बिहार में आपको पता होगा कि इंडस्ट्रीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत रेट ज़्यादा हाई है, एजुकेशन बहुत बिलो मतलब लाइन पे गया हुआ है। तो ऐसे स्टेट में जो होता है इस तरीके का जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं या फिर फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ के वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कहा गया विद द स्टेट्स दैट हैव कंपैरेटिवली लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट विद द लार्जर शेयर ऑफ पॉपुलेशन, और वहाँ का पॉपुलेशन भी हाई है, जैसे बिहार का आपको पता होगा कि 10-11 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी है, सच काइंड ऑफ फ्रीबीज बिकम नीड एंड डिमांड बेस्ड, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का डिमांड भी हो जाता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर नहीं पा रहे हो, एजुकेशन को बेहतर नहीं बना पा रहे हो, तो कुछ तो करो लोगों के लिए जहाँ उनका भला हो। तो उस केस में जो है ये फ़ायदा करता है। तो वही कहा गया इट बिकम्स एसेंशियल टू ऑफर पीपल सच सब्सिडीज फॉर देयर ओन अपलिफ्टमेंट। तो उस केस में आपको उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब गरीबी है तो बिजली बिल माफ़ नहीं करोगे तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे गरीब लोग, ठीक है। तो बेसिकली यही कहा गया है। अब बात करते हैं व्हाट आर द डाउन साइड ऑफ द फ्रीबीज। अब इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिकली अनस्टेबल कहने का मतलब अगर इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं मैं आपको तो क्या कहते हैं, देखो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो माइक्रो जो होता है ना स्मॉल लेवल पे होता है, पर्सनल लेवल पे, जैसे हम आप, जैसे मैं समझाता हूँ, अगर जैसे आपका पर्सनल इनकम कितना है, ठीक है, आप क्या कमाते हो, कितना खर्च करते हो डेली बेसिस पे, ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है पूरे कंट्री का, ठीक है, मतलब एज ए होल उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि जीडीपी वगैरह हो गया, ठीक है, जीडीपी जैसे एग्जांपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह हो गया, एनएनपी हो गया, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन हो गया, ये सब क्या करता है, महंगाई हो, ये पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे टर्म्स जो होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो लार्जर पूरे कंट्री लेवल पे काम करे उसको बोलते हैं हम, मान के चलो कि मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे देखा जाए ना, मतलब ये तो ये अनस्टेबल चीज़ है, ये बेहतर नहीं होता इकोनॉमी के लिए। आगे समझाता हूँ कैसे, तो देखते हैं। फ्रीबीज undercut the basic framework of macroeconomic stability. The politics of freebies distorts expenditure priorities. इसका मतलब क्या होता है हम पहले समझते हैं। एक्सपेंडिचर देखो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं ना जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती हो, जैसे सड़क बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जैसे एक बार बना दिया सालों तक वो चलेगा और उससे गवर्नमेंट जो है कमाई होगा गवर्नमेंट का और लोगों का फ़ायदा होगा। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट डेली डे टू डे मतलब बेसिस पे खर्च करती है, जैसे कि सैलरी देना हो लोगों को, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको सैलरी प्रोवाइड करना, तो हर मंथ प्रोवाइड करना है उनको, पेंशन देना है, ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना हो, तो ये सब जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हाई होगा ना, मतलब तो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो इससे देश का फ़ायदा होता है, लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो इस पे इकोनॉमी पे जो है प्रेशर क्रिएट होता है। तो ही कहा गया है जो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज है डिस्टॉर्ट्स द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़, ठीक है। अगर आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना है, मान के चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना है, ठीक है, आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, आपको ये सब बनाना चाहिए, लेकिन आप सब्सिडीज़ में, आप लोन माफ़ करने में, ये सब में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मान के चल लो कि गवर्नमेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। वोट मिल जाएगा आपको, थोड़े टाइम के लिए आप सही कर दोगे चीज़ों को, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे सब्सिडी माफ़ करने से थोड़ी आप किसी को एजुकेट कर दोगे, किसी को एम्प्लॉयड मतलब परमानेंटली एम्प्लॉयड कर दोगे, ऐसा नहीं, कुछ टाइम के लिए उनको आप हाँ खुश कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता है। तो यही कहा गया डिस्टॉर्ट्स द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़, जहाँ पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे आप खर्च नहीं कर पा रहे हो इन सब चीज़ की वजह से। तो बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स। देखो फिजिकल सिचुएशन क्या होता है ना, फिजिकल सिचुएशन मतलब
रिलेटेड टू मनी, ठीक है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये भी है। ऑफरिंग फ्रीबीज अल्टीमेटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है या आपका जो खर्च है उस पर फर्क डालता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया डो नॉट हैव द रोबस्ट फाइनेंशियल हेल्थ। और आपको पता होगा कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट है ना वो फाइनेंशियल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में जी रहे हैं, मतलब कि कर्ज में जी रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जिन पे कर्ज नहीं है, या इवन हमारी कंट्री इंडिया को ले लो, उन पे भी काफ़ी कर्ज है। आपको पता होगा, एक यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 1,46,000, सॉरी 146 लाख, ठीक है, लाख करोड़ का हमारे कंट्री पे जो खर्च है ये आपको इस बार बजट में दिख जाएगा। आप बजट खोलोगे, ठीक है, तो उसमें आपको कितना हमारे कंट्री के ऊपर कर्ज है ना, डेफिसिट है, उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगा। और एक और फैक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। देखो, जो सब्सिडीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का खर्च है ना वो है ऑलमोस्ट, ये रिसेंट है बजट का, ठीक है, 3.75 लाख करोड़ का, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जो है 1.2% ऑफ जीडीपी है। तो आप सोच लो कि जो सब्सिडीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है तो वो 1.2% जो है आपके जीडीपी का, आपके कंट्री का जीडीपी का खर्च है, सोच लो, ठीक है। और इसमें आप मान के चल लो कि 50% ऐसे सब्सिडीज़ होते हैं जो कि फ्रीबीज़ में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इसी को कंटिन्यू करते हैं। 10.7% जो है, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। मैंने आपको ऊपर समझाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10% है फ्रीबीज। मतलब आप समझ लो कि जो गवर्नमेंट का डे टू डे खर्च है उसका 10% जो खर्च है गवर्नमेंट वो सब्सिडीज़ वगैरह पे करती है। तो आप सोच लो कितना पैसा खर्च हो रहा है अगर, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में, तो ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वही कहा गया पब्लिक ये एक्सचेकर पे ये प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। इफ स्टेट्स कीप स्पेंडिंग मनी ऑन सपोज्ड पॉलिटिकल गेन्स देयर फाइनेंशियल विल गो डाउन, ठीक है, इसका मतलब डाउन होता है और ही मतलब डाउन, ठीक है। एंड फिजिकल प्रोलिफिकेसी वुड प्रिवेल, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फिजिकल डेफिसिट का प्रेशर है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो आप कर्ज में जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली वही कहा गया यहाँ पे, वो चीज़ आपका हैम्पर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रूल्स, ठीक है। ये एक तरीके का रूल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया था बजट मैनेजमेंट को लेकर के, कि इस तरह को बजट को मैनेज करना है बेसिकली। स्टेट्स कैन नॉट बोरो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, और इसमें ये कहा गया था कि स्टेट्स है पर्टिकुलर लिमिट्स के आगे हम बोरो नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलो जैसे होता है ना कर्ज लेना, तो जैसे ऐसा नहीं कि आपका जितना मन होगा उतना कर्ज लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन लिमिट होगा आपके पास, उससे बियॉन्ड आप नहीं कर्जा ले सकते हो किसी मतलब दूसरे स्टेट से या कहीं बाहर से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसका एक लिमिट सेट किया गया है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। और हाँ, अगर आपको जैसे कभी सिचुएशन ऐसा हो जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाए, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल बैंक कहने का मतलब RBI से आपको अप्रूवल लेना होगा, तो वो आपको सैंक्शन करेंगे, ठीक है। Therefore, while states have flexibility on how they choose to spend their money, they cannot in ordinary condition exceed their deficit ceiling, ठीक है। एक और चीज़ इसमें कहा गया है कि डेफिसिट सीलिंग का मतलब आपके पास एक अपर लिमिट है कि इससे ज़्यादा डेफिसिट भी आप अपने स्टेट में नहीं रख सकते। जैसे मान के चलो आपको बोल दिया गया कि आपको 2 लाख करोड़ तक का ही डेफिसिट आपको मेंटेन करना है, मतलब 2 लाख से 2.5 लाख नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास डेफिसिट 2 लाख का है, आप उसको बढ़ा के 3 लाख 4 लाख कर रहे हो। तो ये भी इस रूल में कहा गया था कि आप एक्सीड नहीं कर सकते हो अपने डेफिसिट सीलिंग को। सीलिंग मतलब एक बैरियर दिया गया, सीलिंग मतलब छत होता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप उसके ऊपर नहीं एक्सीड कर पाओगे। तो ये FRBM का रूल्स है, तो इसको आप भी मेंशन कर सकते हो। अगेन ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए उसके अगेंस्ट में, यानी कि डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में है। द प्रॉमिस ऑफ इरेशनल फ्रीबीज फ्रॉम पब्लिक फंड्स बिफोर इलेक्शन अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस द वोटर्स, ठीक है। वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, ये सब पब्लिक फंड में से आप खर्च कर रहे हो फालतू में वोट बैंक के लिए, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। डिस्टर्ब्स द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड
विशिएट्स द प्योरिटी ऑफ पोल प्रोसेस, मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आप गंदा कर रहे हो, उसको आप मतलब बिगाड़ रहे हो, बेसिकली ये कहा गया है, ठीक है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, जैसे मान के चलो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो अनाउंस कर दी कि हम ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे पार्टीज़ के लोग हैं उनको ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं होता। मतलब आपके पास पावर है, पैसा है, मनी है, तो आप कुछ भी थोड़ी बोल दोगे। तो जो जिनके जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो पावर में नहीं है तो वो कैसे, वो क्या ऑफर करेंगे फिर। तो ठीक है, तो मतलब इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना, सभी के लिए बराबर होना चाहिए इलेक्शन में। तो वही कहा गया, ये अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अब क्या कहते हैं, स्टेप अवे फ्रॉम इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट पे भी इसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको समझते हैं। ये इन्वायरमेंटल एंगल है। व्हेन द फ्रीबीज आर अबाउट गिविंग फ्री पावर, फ्री पावर मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्री प्रोवाइड करते हैं, और अ सर्टेन क्वांटम ऑफ फ्री पावर, वाटर एंड अदर काइंड्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, इट डिस्ट्रैक्ट्स आउटले फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखो, अब अगर आपको फ्री में, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, फ्री में आपको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि अननेसेसरी जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको अगर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, आप जितना मन मर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हमारे कंट्री में पावर जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। आपको पता होगा कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हम विंड से करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हम वाटर से करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी, तो इन सब पे भी तो लोड बढ़ेगा ना। तो ये सब भी तो नेचुरल रिसोर्सेस से इनका भी हैम्परिंग हो रहा है, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ेगा अगर आप करोगे तो बेसिकली कहा गया है। और एक तरीका जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें ताकि आप फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए बेहतर तरीके से, मतलब लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर पाओ। अभी आप सब खर्च कर दोगे तो बाकी बाद में पता चलेगा उसका शॉर्टेज हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह का इम्पैक्ट उससे होता है। तो बेसिकली ये सब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, ठीक है। देखो एक पॉइंट और है, मोर ओवर इट इज़ अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी टू यूज़ थिंग्स इन एक्सेस, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जाए ना तो आप उसका बिल्कुल बेहिसाब यूज़ करोगे, मतलब कोई केयर नहीं कि उस खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे आपको बोल दूँ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो आप हमेशा फ़ैन ऑन, एसी, कूलर सब चलाओगे, ठीक है। लेकिन वही बोल दो कि नहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा तो आप जुडिशियस यूज़ करोगे उसका। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो बंद कर दोगे, ठीक है। तो वही कहा गया है ये सब चीज़, ठीक है, पढ़ लेना, बाकी कुछ उतना खास है नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पे इसका देखो इम्पैक्ट होता है, क्या कहता है, डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि इस पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि लोअर क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो मान के चलो आपको कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि साइकिल आपको गवर्नमेंट ने किया कि हम साइकिल या लैपटॉप आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस कंपनी के पास ये ऑर्डर जाएगा कि आपको इतना लैपटॉप बनाना है या इतना साइकिल बनाना है, तो वो कंपनी क्या करेगी ना कि चलो फ्री का ही तो है, गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे किसी और कंपनी से उसका कंपटीशन नहीं है, बस उनको ऑर्डर मिल गया है, ठीक है, उनको मतलब दे दिया गया है ये कि आपको बना के प्रोवाइड करना है, तो वो जो है चीप क्वालिटी का बना के आपको दे देंगे, मतलब उतने अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि कंपटीशन है ना, फ्री में आपको मिल रहा है, फ्री में जो मिलेगा आप ले लोगे, अच्छा है खराब है उससे क्या मतलब है, आपको फ्री में मिल रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का वो भी डिक्रीज होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें कंपटीशन भी कम हो जाता है, बेसिकली वही कहा गया है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान होता है, और बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी भी डिक्रीज होता है, उसका कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रॉयज क्रेडिट कल्चर। देखो क्रेडिट कल्चर डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है, गिविंग अवे लोन वेवर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीबीज में हैव undesired consequences such as destroying the whole credit culture, and it blurs very basic question as to why it is a large majority of the farming communities getting into debt trap repeatedly। देखो क्या होता है, कहने का मतलब पूरे का समझाता हूँ मैं आपको। जो क्रेडिट कल्चर इसको क्यों डिस्ट्रॉय करता है, जैसे मान कर चल लो आप, जैसे आपने लोन माफ़ कर दिया किसी का, ठीक है, जैसे किसान का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया, इससे क्या होगा कि उनका खुद का क्रेडिट कल्चर ही बर्बाद करो। जैसे फॉर एग्जांपल वो हर बार यही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना, जैसे आपने सुना होगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ बेहतर होगा। जैसे कहीं पे भी जैसे मान के चलो बाढ़ का केस आता है, ठीक है, फ्लड आया, ठीक है, या मतलब क्रॉप फेलियर, ठीक है, हुआ, जैसे मतलब
आपका जो है प्रोडक्शन या मतलब कुछ बरसात की वजह से या किसी सूखे की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेती है कि लोन को माफ़ कर देती है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि हमारा जो क्रेडिट कल्चर है ख़राब होता है। क्रेडिट कल्चर ख़राब मतलब आप उनको एक तरीके से आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आप जो सिस्टमेटिकली आप खर्च करने वाले थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, वो आपका बिगड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दे विल इंक्रीज, ठीक है। और उससे क्या होगा ना कि वो मैक्सिमम टाइम यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो ये आपको शो करें कि उनका इस तरीके से कुछ नुकसान हुआ है ताकि उनका लोन माफ़ हो जाए, ठीक है। मतलब इजी अर्निंग जो होता है ना, इजी अर्निंग वाला प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसके बावजूद भी देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ द जो फार्मर्स हैं ना वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब लोन वेवर्स माफ होने के बाद भी जो है उन पे डेट ट्रैप होता है, मतलब कि वो कर्ज में होते हैं। आपने सुना होगा फार्मर सुसाइड वगैरह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपको पता होगा कि जैसे, ठीक है, तो दूसरा एक और चीज़ देखो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान के चलो आपने लोन जैसे ही माफ़ किया, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जैसे कि लोन वेवर्स आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे उनका जो क्वालिटी ऑफ सीड आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट की तरफ जैसे क्वालिटी ऑफ सीड प्रोवाइड किया जाता है, उस पर आप मतलब यूज़ करो मनी को, ठीक है। क्रेडिट, अपना जो क्रेडिट है आपको उसको भी यूज़ करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे पानी पे सब्सिडी देने से अच्छा है कि उनको प्रोवाइड कर दो पानी, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे पानी पहुँचना ही मुश्किल होता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा वहाँ पे कि उनको पानी मिलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप प्रोवाइड करो, रेट वही रखो लेकिन पानी उनको सही समय पे मिले, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का सही हो, तो उन सब चीज़ों पे बेसिकली आपको ध्यान चाहिए। लेकिन सीधा कि आपने लोन माफ़ कर दिया, ठीक है। अगर लोन माफ़ करने से फिर भी देखो ना कि फार्मर सुसाइड कितना हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सुसाइड होने का कारण यही है ना कि आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि आप लोन माफ़ कर दोगे तो एक बार आपने माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वही कहा गया है, मैंने आपको इन डिटेल समझाया। तो बेसिकली डिस्ट्रॉय द क्रेडिट कल्चर, ठीक है, आपके क्रेडिट कल्चर को ख़राब करता है। आप उनको बस 1-2 बार दे रहे हो, माफ़ कर दे रहे हो, उससे कुछ परमानेंट सोल्यूशन उनका नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। अब देखो, ये बिल्कुल बेसिक है, रियलाइजिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज। आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इसका क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना हो, कितना एक्सपेंसिव हो सकता है इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वी मस्ट स्ट्राइव इंस्टेड फॉर अ रेस टू एफिशिएंसी थ्रू laboratories of democracy and sanguine federalism where a state use their authority to harness innovative ideas and solution to common problems with other states can emulate। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 टर्म है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक होता है सैंग्यून फेडरलिज्म, क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक फेडरलिज्म, पॉजिटिव, ठीक है, या फिर ऑप्टिमिस्टिक। मतलब फेडरलिज्म आपको पता होगा कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है, मतलब आप उन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पावर का यूज़ कर रहे हो या फिर पर्सनल गेन के लिए आप ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और इससे बेहतर ये होगा कि हार्नेस इनोवेटिव आइडियाज एंड सोल्यूशन। देखो, पैसा हाथ में दे देना इज़ अ नॉट परमानेंट सोल्यूशन, मैंने आपको बताया। इससे ही अच्छा ये हो कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनको कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके ऐसे इनोवेशन करो ताकि वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है। अगर आपको पैसा देना, फ्री में पैसा बांटना, इससे अच्छा आप उनको एम्प्लॉयड कर दो कहीं पे, ठीक है। फ्री में बांटने से अच्छा है कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो आप, वो परमानेंट सोल्यूशन है। तो बेसिकली वही बात किया गया है कि आपको एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, और एक पॉजिटिव फेडरलिज्म की तरफ जाना है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिल के ऐसा सोल्यूशन निकाले जो कि परमानेंट इन नेचर हो, और इस तरीके से जो है फ्रीबीज से हम बच सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जुडिशियस डिमांड बेस्ड फ्रीबीज। मतलब कि फ्रीबीज उस टाइम पे देना चाहिए जहाँ पे सही में ज़रूरत हो, ठीक है। जुडिशियस डिमांड मतलब जुडिशियसली खर्च करना है आपको, मतलब संभल के खर्च करना है चीज़ों को। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड देयर इज स्टिल ए ह्यूज सेट ऑफ पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये चीज़ हमें पता है कि इतने बड़े कंट्री में
और जो बहुत ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑल द पीपल अकोमोडेटेड इन द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंट्री, ठीक है। द जुडिशियस एंड सेंसिबल ऑफरिंग ऑफ फ्रीबीज और सब्सिडीज that can be easily accommodated in the state budget do not do much harm and can be leveraged। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जुडिशियस यूज करना है तो सब्सिडीज़ को या फ्रीबीज़ को अपने बजट में इंक्लूड कीजिए। जैसे कि आप ऊपर मैंने आपको बताया था कि बिहार गवर्नमेंट में क्या कि बजट में ही इंक्लूडेड है वो सब चीज़। तो उससे क्या होता है कि पहले से गवर्नमेंट को पता होता है कि हम कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं, मतलब उनको उनका हिसाब किताब क्लियर होता है, तो उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों को आपको करना है और जुडिशियस यूज़ करना है, मतलब संभल के करना है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे खर्च किया जाए, ठीक है। अननेसेसरी वोट के लिए ना खर्च किया जाए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग सब्सिडीज़ एंड फ्रीबीज, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडीज़ में और फ्रीबीज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबीज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेंस एंड कनेक्ट इट विद द टैक्स पेयर मनी। देखो आप जो खर्च कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है कहाँ से करती है, जो टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग, जो टैक्स पेयर पीपल हैं उनके पैसे से खर्च होते हैं, मतलब पब्लिक का मनी है ये। तो उसको आपको अच्छे से खर्च करना है, यानी कि अननेसेसरी आप खर्च के जा रहे हो उस चीज़ को, ये चीज़ करना है ध्यान। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिडी एंड फ्रीबीज एज सब्सिडीज आर जस्टिफाइड। देखो सब्सिडीज़ में गलती नहीं है, सब्सिडीज़ आर जस्टिफाइड एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड बेनिफिट्स, और उसका मकसद होता है कि जो गरीब लोग हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, ये सब्सिडी का मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फ्रीबीज क्या होता है, फ्रीबीज बेसिकली इंटेंशन गलत होता है उसको प्रोवाइड करने का, वही कहा गया आपको सब्सिडीज और फ्रीबीज में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। Although every political party has right to create a subsidy ecosystem to give targeted needy people the benefits, there should not be a long term burden on the economic health। लेकिन long term burden नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था बजट से रिलेटेड, ठीक है, FRBM एक्ट, तो ये सब आपको ऐसे में जो है मेंशन करना है, ठीक है, इससे आपको एज मिलेगा बाकी से। आप अपने ऐसे को अगर स्टैंडर्ड ऐसे बनाना चाहते हो तो ये सब जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट रूल है, ठीक है, इस तरीके से कितने % GDP का खर्च हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब अगर आप उसमें कोट करते हो अपने ऐसे में तो आपका ऐसे जो है ना एक बहुत ही अच्छे लेवल पे चला जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।